हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस करेंगे, जो कि है सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग को पढ़ लिया था ध्यान से कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। और आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में एज इट इज जरूर पूछा जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सैम्पलिंग क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिवाइज कराती हूँ। तो सैंपल कलेक्ट करने का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप लोग रिसर्च करते हो, ठीक है, आप लोगों की पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी एंड आप लोगों को रिसर्च करनी होगी। तो रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, आप लोगों को लोगों से इंटरव्यूज भी लेने हो सकते हैं, सर्वेज भी करने पड़ सकते हैं किसी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को बोला जाता है सैंपल। यानी कि अगर आप लोगों ने सर्वे करना है किसी यूनिवर्सिटी में जा करके एंड उस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो 10,000 में से आप लोग सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को किस बेसिस पे सेलेक्ट करोगे, क्यों सेलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि आप लोगों ने 10,000 में से 100 लोगों को सिलेक्ट किया। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रैंडम भी हो सकता है कि आप लोगों ने किसी को भी रैंडमली उठा लिया एंड उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो एंड आप लोग कॉमर्स की रिसर्च कर रहे हो, तो आप लोग ये 100 स्टूडेंट्स वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट तरीकों से हम लोग टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हमारे रिसर्च के लिए हम लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड लोगों का फीडबैक मिल सके। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के हिसाब से बनाया गया है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ताकि आपको ये भी क्लियर आइडिया हो जाए कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से कि गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। इसके लिए एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स बिना देरी किए गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखने के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने फ्री डेमो वीडियोस है। कंप्लीट पेपर वन का मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए, जो कि आपको मदद करेगा पेपर वन में इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि बेसिकली हमारे पास सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, एंड दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि सब लोगों को बराबर का मौका दिया जाता है कि उनका सिलेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 बॉल्स हैं, तो 5 बॉल्स में से मैं कौन सी बॉल को सेलेक्ट करूंगी, इसका जो है मेरे मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सभी 5 की 5 बॉल्स की पूरे पूरे चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को फर्दर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो एंड बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इस चीज़ को हम लोग पहले डिटेल में देखते हैं। एंड यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी 4 टाइप्स होते हैं, कन्वीनियंस, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपल, पर्पसिव सैंपल एंड स्नोबॉल सैंपल। तो एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग याद रख लीजिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ऑप्शंस दिए होंगे, आपको इन नाम को याद रखना है एंड देन वहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाने वाली हूं, उन सभी के बेसिस पे एंड में 2 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझते हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे एंड एक पता भी चल जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द रिसर्चर रेंडमली सिलेक्ट्स अ सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल रैंडम बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यही है कि इधर अगर 20 लोग हैं तो 20 में से हमें अगर सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। हम कोई क्राइटेरिया नहीं रखेंगे कि किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे या किसी पर्सन की हाइट के बेसिस पे, उसके टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम रैंडमली पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सो इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग सोशल वर्क पे रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप लोग 100 लोग आपके सामने हैं, 100 में से आप लोग किसी भी 10 लोगों को रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ जानना है कि लोग सोशल वर्क, सोसाइटी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या जानते हैं एंड उनके क्या व्यूज़ हैं। जो भी सोशल वर्क करते हैं उनके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। इस तरह की अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हो तो रैंडमली सिलेक्ट करोगे। आते जाते किसी से भी आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। सो ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो हर एक पर्सन के इक्वल चांस होता है। अगर तो हम लोग कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है, कि पर्सन की क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी। तो इसमें आधे लोग तो तभी रिजेक्ट हो जाएंगे जिनकी मास्टर डिग्री नहीं होगी। ठीक है, सो अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज मेंट टू बी अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। यानी कि इसमें किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि उनकी डिग्री, उनकी हाइट, उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको सेलेक्ट और रिजेक्ट नहीं किया जाता। ये एक अनबायस्ड जो है सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो आई होप इस रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को सिंपल रैंडम सिलेक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। तो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा होता है एक टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रेटा। ठीक है, इसका मतलब होता है स्मॉलर ग्रुप्स। सो ये क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। एंड ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग स्ट्राटा बोलते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगेन हमारे पास 100 लोग हैं, तो हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लोगों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बोलेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट है जिसके पास मास्टर डिग्री है वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, जो सिर्फ ग्रेजुएटेड हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो कर रहे हैं या कर चुके हैं वो तीसरे ग्रुप में आ जाएंगे। जो सिर्फ +2 पास हैं वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, सो इस बेसिस पे हम जो है डिवाइड कर देते हैं लोगों को, किसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक, किसी एट्रीब्यूट, किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एंड इस चीज़ को स्ट्राटा बोला जाता है। ठीक है, एंड जो पूरी प्रोसेस होती है पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने की, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सो एग्जाम में स्टूडेंट्स आप लोगों से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग एक यूनिवर्सिटी में गए हो एंड यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं। सो 10,000 स्टूडेंट्स को आपने उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो है चेक किया, उनका सैम्पलिंग उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किया, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके टैलेंट के बेसिस पे आपने उनको डिवाइड किया। ठीक है, दैट इज, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये किस तरह की सैम्पलिंग होती है, तो ये होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। आप लोग साथ साथ में इन चीज़ों को नोट भी कर लीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूज़र्स हो तब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्लीट नोट्स में ये सब चीज़ें एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं PDF फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, पूरे सिस्टम को, एक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। So in this type of probability sampling, in which the sample members from a larger population are selected according to a random starting point but with a fixed periodic interval. ठीक है, यानी कि सिलेक्शन जो होता है लोगों का वो रेंडमली होता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद फिक्स्ड या फिर पीरियोडिक इंटरवल को एक फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इंटरवल कॉल्ड एज सैम्पलिंग इंटरवल एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। तो यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड सैंपल साइज के बेसिस पे
तो सिस्टमैटिक में हमेशा हम लोग साइज पे फोकस करते हैं कि कितने कितने के ग्रुप हम बनाएंगे, कि एक ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। सो इसका एक एग्जाम्पल है, इफ अ लोकल एनजीओ इज सीकिंग टू फॉर्म अ सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ 500 वॉलंटियर्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, दे कैन सिलेक्ट एवरी 10th पर्सन इन द पॉपुलेशन टू बिल्ड अ सैंपल सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5000 लोगों का एक एनजीओ है, उसमें से 500 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम लोग एवरी 10th पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस ग्रुप में बोला है, हमने सेकंड पर्सन को सिलेक्ट किया, फिर 2 लोगों को छोड़ के तीसरे को सिलेक्ट किया, फिर 2 को छोड़ के तीसरे को सिलेक्ट किया, 2 को छोड़ के तीसरे को सिलेक्ट किया। तो एक प्रोसेस है ये, ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरवल को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग बहुत इजीली चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ अगर हमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बोली होती, अगर यही एनजीओ वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्ट्रेटिफाइड में करना होता, तो हम क्या बोल सकते थे कि ये 5000 लोगों को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो वो ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड कर सकते थे, या फिर उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जहाँ से भी लोग हैं उस बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। या फिर उनका जो एनजीओ में काम करने का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते थे मल्टीपल ग्रुप्स में। अगर इस तरह से एग्जाम्पल होता तो आंसर होना था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस भी आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। सो इन क्लस्टर सैम्पलिंग रिसर्चर्स डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जिसको कि क्लस्टर बोलते हैं। जैसे हमने स्ट्राटा की बात की थी, लेकिन इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वो अभी मैं बताती हूँ। देन दे रेंडमली सेलेक्ट अमंग दीज क्लस्टर्स टू फॉर्म अ सैम्पल। सो क्लस्टर्स में क्या किया हमने, पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद स्ट्रेटिफाइड में क्या होता था, हम सभी को अपना अपना काम दे देते थे, यानी कि सभी सेलेक्टेड हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में, क्लस्टर में डिवाइड करने के बाद हमने इन क्लस्टर्स में से भी रैंडमली बच्चों को जो है, लोगों को जो है सेलेक्ट किया है एज अ सैंपल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में होता था, एक बार अगर हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, उसके बाद वो सभी रिस्पॉन्सिबल होते थे, यानी कि सभी का सिलेक्शन हो गया, बस हमने उनको डिवाइड करके काम डिवाइड कर दिया। क्लस्टर में हम पहले उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड फिर उन ग्रुप्स में से एक एक या 2 पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि 100 लोगों में से हमने डिवाइड कर दिया जो कि ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड बी स्टूडेंट्स, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, इनके स्कोर के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद भी हम देखेंगे कि ग्रेड ए में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट इज ऑफन यूज्ड टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन, particularly those that are widely geographically dispersed, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर हमारे पास, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाखों में लोग हैं हमारे पास एंड हमें सैम्पलिंग करनी है, तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग इज बेस्ट यूज टू स्टडी लार्ज स्प्रेड आउट पॉपुलेशंस वेयर एमिंग टू इंटरव्यू ईच सब्जेक्ट वुड बी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड परहैप्स इम्पॉसिबल। सो ऐसी जगह पे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं जहाँ पे एक एक पर्सन के पास जाके हम इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है। एक एक पर्सन, क्योंकि ये कॉस्टली भी हो जाएगा, इसमें टाइम भी लगेगा एंड ये जो है इम्पॉसिबल ही है चीज़, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टोटल अगर एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया साइंस, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है। सो ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम मेडिकल से एक को सिलेक्ट करेंगे, नॉन मेडिकल से एक को सिलेक्ट करेंगे एंड उन्हीं से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी रिसर्च भी हो जाएगी एंड डिफरेंट फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को जो है हम कैटेगराइज करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपने देखनी है तो आप लोग देख सकते हो, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की अगर बात करें, इसको हम लोग ग्रैब सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या फिर अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं।
ये नॉन प्रोबेबिलिटी का ही एक टाइप है जिसमें कि इट इन्वॉल्व्स अ सैम्पल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज क्लोज टू हैंड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि साइंस डेवलपमेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये चीप होता है, एफिशिएंट होता है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। So when used to generate a potential hypothesis or study objective, convenience sampling is very very useful. नेक्स्ट बात करते हैं वॉलेंटरी सैम्पलिंग की। सो आई होप वॉलेंटरी का मतलब आप लोगों को पता है। सो जैसे कि कोई ग्रुप में से कोई खुद से अपनी इच्छा से काम करने आना चाहता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी सैम्पलिंग। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, पूरे सैम्पल ग्रुप में से वॉलेंटरीली कोई भी पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। ठीक है, participants in voluntary response sample usually choose to respond to surveys because they have a strong opinion on the subject of the survey। तो पूरे ग्रुप में से कोई एक पर्सन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं कि आप अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करोगे, तो वो पर्सन को क्यों हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर वो पर्सन वॉलेंटरी क्यों आगे आएगा? अगर उसको कॉन्फिडेंस होगा कि उसको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बिल्कुल पक्की, बिल्कुल सटीक नॉलेज है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी उस टॉपिक के बारे में डाउट होगा तो आप लोग नहीं जाना चाहोगे किसी के सामने उस बात को लेकर के, है ना। तो वॉलेंटरी सैम्पलिंग यही होता है कि एक पर्सन खुद से आगे आएगा कि मेरे पूरे ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात का स्ट्रॉन्ग जो है ओपिनियन है, राइट। सो इफ द रिसर्चर अपील्स to people to voluntarily participate in a survey, the resulting sample is called voluntary response sample। एंड वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपल जो होते हैं ये हमेशा बायस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पोजिव सैम्पलिंग। सो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका कोई पर्पस होता है। इस तरह की वैसे तो सभी सैम्पलिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है, लेकिन इससे हम इमीडिएट किसी को जज कर सकते हैं, किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको जजमेंटल, सिलेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इन विच रिसर्चर्स रिलाई ऑन देयर ओन जजमेंट व्हेन चूजिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन देयर सर्वे। ठीक है, सो जो रिसर्चर है, जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो लोगों को सेलेक्ट कर रहा है सैम्पलिंग के लिए, वो अपनी जजमेंट को साथ लेकर चलते हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे सैम्पलिंग होती है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस अ सैम्पल दैट कैन बी लॉजिकली अज्यूम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सो लास्ट टाइप आता है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रेफरल सैम्पलिंग। ठीक है, जितने भी इनके मेन नाम है वो तो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ, मोस्टली हर एक सैम्पलिंग का कोई और नाम भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको चेन रेफरल सैम्पलिंग बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। It is a recruitment technique in which research participants are asked to assist researchers in identifying other potential subjects। ठीक है, so इसको हम लोग बोल सकते हैं कि here the researcher finds a handful of suitable primary data sources and uses them to discover similar variables for the study। Think of it as a referral technique that thrives on the principle of like-minded attraction। ठीक है, सो आई होप इस स्टेटमेंट से आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। सो अब बात करते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये डिस्टिंक्ट फीचर जो है किसी किसी चीज़ के लेकर चलता है साथ में। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज लीनियर, एक्सपोनेंशियल, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, एंड नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो लीनियर में अगर हम लोग बात करें, द रिसर्चर डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन रेफरल सीक्वेंस। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन रेफरल सीक्वेंस पे डिपेंडेंट होता है, दैट स्टार्ट विद अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि हम लोगों ने एक सिंगल वेरिएबल में रिसर्च करने से शुरू किया। ठीक है, इस वेरिएबल के थ्रू हमें दूसरा सैंपल मिला, इस वेरिएबल के थ्रू हमें तीसरा सैंपल मिला, एंड ये जितने भी सैंपल्स हैं ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, right? So this variable provides information about one other potential research subject and it goes on until the desired sample population is achieved। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड वेरिएबल्स को भी ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग. So it runs on a geometric chain sampling sequence, and here the information for a sample population starts with finding one suitable participant. Now this participant, ठीक है, एक हमने डिवाइड कर दिया, एक हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया. Now this participant goes ahead to refer multiple potential researchers. तो ये मल्टीपल पोटेंशियल रिसर्चर्स को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए रेफर करता है. उसके बाद ये चेन जो है कंटिन्यू रहती है. अगर एक पर्सन भी 2 लोगों को आगे रेफर करेगा तो इसी तरह से ये चेन बढ़ती जाएगी. दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की. सो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नंबर 2 की तरह होता है. हाउएवर इन दिस केस द रिसर्चर स्क्रीन्स पोटेंशियल वेरिएबल्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम इनटू अ सैम्पल पॉपुलेशन. ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो है डिस्क्रिमिनेटिव वाला, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. एंड इसकी एक एडवांटेज ये है कि रिसर्च में जो भी बेस्ट फिट वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा उसको अलाउ करता है सिलेक्शन के लिए. ठीक है, सो ये थे सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. सो अब मैं बात करती हूँ जो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ये आप लोगों के लिए इवैल्यूएशन टेस्ट है, मिनी इवैल्यूएशन टेस्ट है. इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या समझ आया. सो अगर हम लोग एक लकी ड्रॉ की बात करते हैं, ठीक है, लकी ड्रॉ आप लोगों को आई होप पता होगा, उसमें हम एक जो पर्ची सी होती है, एक टोकन जो होता है उसको निकालते हैं. तो इस तरह की सैम्पलिंग को क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट, स्ट्रक्चर, नॉन रैंडम या रैंडम. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो चूज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 सैम्पलिंग के टेक्निक्स दिए गए हैं. हमें बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो इसी तरह के क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. एंड इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, फॉर श्योर क्वेश्चन होते हैं ये. ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आज आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है. एंड फिर भी अगर आप लोगों का इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो. हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.